नमस्कार। कोरोना इस समय एक वैश्विक महामारी का रूप धारण किए हुए है। इसका ज्योतिषीय कारण अगर हम देखना चाहें तो सीधा सा है कि जब अयोध्या प्रकरण था तो मैंने उस समय भी कहा था कि इस तरह का कुछ उपद्रव, प्राकृतिक आपदाएं आज आएंगी। कारण क्या है? शनि, राहु, केतु, बृहस्पति एक धुरी पर थे। शनि, राहु, केतु, बृहस्पति चाइना पर मिथुन से संबंधित है, तो मिथुन लग्न और राशियों पर इसका ज़्यादा प्रभाव था। तो चाइना हुआ, स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, इन देशों पर है शनि, राहु, केतु, बृहस्पति। और अब इसमें मंगल जुड़ गया। मंगल के जुड़ने के कारण भारत भी इसकी चपेट में आया, लेकिन बहुत ज़रा सा आया। मंगल 22 तारीख की 3 बजे दोपहर के समय ये उच्च राशि मकर में चला जाएगा और शनि के साथ हो जाएगा। तो ये तो अच्छी स्थिति नहीं है शनि के साथ हो जाना मंगल का, लेकिन शनि के साथ होने पर ये दूसरे तरह के उपद्रव आदि कर सकता है। पर कोरोना से थोड़ी सी निजात जरूर मिलेगी। कोरोना भारत में वैश्विक महामारी नहीं बनेगा। कुछ एक 50-100 कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, पर 25 से मार्च में लास्ट में 9 संवत्सर शुरू हो जाएगा। उस समय तक भारतीय परिदृश्य में कोरोना से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। और 22 की 3 बजे के बाद, और ये आप संयोग ही है कि प्रधानमंत्री जी भी उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू रखा है कोरोना से लड़ने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने, ये भी एक तरह का कोइंसिडेंस होगा। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, किसी भी बड़ी महामारी से बचने के लिए शास्त्रों में या गुरुदेव हमारे कहा करते हैं कि जगह जगह पे महामृत्युंजय का पाठ या गायत्री मंत्र का पाठ होता रहता है। तो ये सबसे बड़ी रेमेडी होती है। आज ये भी कहा जाता है कि भारत अगर अपनी जगह पे अपनी इज्जत बचाए हुए है, सुरक्षित है, तो महामृत्युंजय गायत्री मंत्रों का पाठ यहाँ पे होता रहा है। तो आप लोग इस पाठ को करें और निश्चिंत रहें। ये कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं होगा, लेकिन खूब सजग रहें, ढीठ न बने। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह ज्योतिष सदन अयोध्या से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सुशील में। हम आपको कुछ विशेष एवं अति महत्वपूर्ण तथा गुण जानकारियां देंगे अपने इस नए चैनल के माध्यम से। जैसे विवाह संबंधी समस्याएं एवं उसका निदान। विवाह कब होगा, द टाइमिंग ऑफ मैरिज, ये कुछ विशेष गोचरों पर आधारित होता है। जहां तक लोग जानते हैं बृहस्पति और शनि का गोचर इंपॉर्टेंट होता है, दशाएं होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो ज्यादातर कम इस्तेमाल की जाती हैं डिविजनल चार्ट्स, मतलब वर्ग कुंडलियां और कंडीशनल दशाएं। तो ये हो गया विवाह पर, जो हम आपको जानकारी आगे उपलब्ध कराते रहेंगे। इसके बाद कुछ 3 भ्रांतियां हैं, जैसे मांगलिक दोष, साढ़े साथी एवं काल सर्पयोग। काल सर्पयोग तो आप इस तरह मान के चलिए कि काल सर्पयोग दोष जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। इस पर शोध हुए हैं। हम आपको अगले एपिसोड्स में, इस चैनल के अगले एपिसोड्स में मैं इसको विस्तार सहित करीब 10 से 20 कुंडलियों का उदाहरण देकर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप काल सर्पयोग से लड़ना छोड़ दीजिए। दूसरा हुआ साढ़े साथी। साढ़े साथी एक ऐसा 7.5 साल का फेज है जिसमें बदलाव आते हैं। आवश्यक नहीं कि वो बुरे ही हो, अच्छे भी हो सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें होती हैं, जैसे दूसरी साढ़े साथी में 2.5 के बाद 2.5 जो दूसरा होता है 5, तो उस साढ़े साथी में
एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, माता पिता में कोई भी एक किसी का निधन हो सकता है, इस तरह की चीजें। लेकिन इसके साथ साथ करियर में बहुत बड़ा आपको उछाल मिल सकता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। जैसे महात्मा गांधी जब भी राजनीति में जिन जिन फेजर में आगे बढ़े, उस समय 7.5 चल रही थी, ये शोध का विषय है और इसको 7.5 से भी डरने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज मांगलिक दोष। मांगलिक दोष मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पर करीब 2000 कुंडलियों का मेरा शोध है और मैं एक सिरे से तो इसे खारिज करता हूं। 10% मांगलिक दोष माना जा सकता है जब मंगल 7वें में हो और बहुत ज्यादा पीड़ित हो, या 8वें में हो बहुत ज्यादा पीड़ित हो। बाकी 5 स्थानों में सीधी सी बात है, 5 स्थानों में रहने पर, मंगल के रहने पर मांगलिक दोष कहा गया है। ठीक है, अब आप इस तरह देखिए कि 12 लग्न है, दिन में 24 घंटे में 12 लग्न है। इन 12 लग्नों में मंगल 5 बार जगह जगह गया। ठीक है, और उन 5 जगहों पर मांगलिक दोष उत्पन्न किया, भारत में ही नहीं, अमेरिका में और सब जगह भी। तो इस तरह 45 से 50% कुंडलियां मांगलिक हो गई, तो सबका तो खराब हो गया, ऐसा नहीं है। विवाह संस्था खतरे में है, नो डाउट। इसका कारण आप जाने, हम जाने, समाज जाने, समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो जाने, पर मंगल उसमें कुछ नहीं। मंगल सिर्फ एक कारक हो सकता है, लेकिन मांगलिक दोष की वजह से एक आप रिश्ता टुकरा दें, इससे बड़ी भूल कुछ नहीं होगी। कम से कम आज से अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, हमारी बातें आपको थोड़ी भी समझ में आ रही हैं, तो इसको नेग्लेक्ट करना शुरू करिए और कुंडली मिलान को 2 अलग अलग इंटाइटीज, दो कुंडलियों को 2 इकाइयां मानिए, यूनिट्स मानिए। और अगर आप लड़की वाले हैं तो सामने देखिए कि लड़के की कुंडली में क्या है, उसकी एज, मतलब उसका लॉन्गेविटी कितनी है, कितना साल तक वो जिंदा रहेगा, प्रॉस्पेरिटी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपको आगे डिटेल में इसमें बताऊंगा आगे चल के। तीसरा, गुण मिलान। गुण मिलान एक ऐसी चीज है कि आज भी पूरी तरह से हावी है समाज पे। रामायण काल में डॉक्टर पांडे एक इतिहासकार हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि सूर्य उत्तरायण में होता था तो विवाह कर दिया जाता था। बृहस्पतिवार में बृहस्पति को लिया गया, धीरे 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 करके एक सिस्टम बना दिया गया कि उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला कि एक नक्षत्र चरण में एक नक्षत्र का दूसरे नक्षत्र से उन्होंने मिलाया और पॉइंट्स बना दिए। अब बताइए, दिन भर में 24 घंटे में हजारों लाखों लोग पैदा हो रहे हैं और सब उस दिन का पैदा हुआ व्यक्ति दूसरे दिन जो पैदा हुए हजारों लाखों लोग हैं उनका मिलाया हुआ और उस पे 24 गुण आ रहे हैं, तो सबका अच्छा या सबका बुरा होगा। तो इसको आज जो बुद्धिमान लोग हैं, जो एक दिल्ली की, खासकर मैं दिल्ली से ज्यादा जुड़ा रहा हूँ इसके पहले तक, तो दिल्ली की जो एक एलिट क्लास सोसाइटी है, वहां पर गुण मिलान इस तरह होता है जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आप कुंडलियों को अलग अलग देखिए, लड़की को देखिए, आपके संस्कारों के हिसाब से है कि नहीं है, जैसा फैमिली चाहती है वैसे है कि नहीं, बच्चे के साथ पटेगी कि नहीं पटेगी, उसका लॉन्गेविटी कितनी है, उसको जॉब मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, परिवार में कैसी रहेगी, ये सब उस कुंडली में लिखा हुआ होता है। और ये लड़की आगे चल के सेपरेशन का कारक तो नहीं होगी, तलाक तो नहीं हो जाएगा तुरंत। ये सारी चीजें, तलाक का एक फॉर्मूला है, मैं आगे बताऊंगा, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है और उसमें भी मैंने करीब 1000 कुंडलियों पर मैंने शोध किया और पाया कि ये हो तब तलाक अवश्यंभावी हो जाता है। तो अभी कल परसों की बात है, 3 कुंडलियां आई, हमने तीनों को रिजेक्ट किया, मैंने कोई गुण नहीं मिलाया। गुण तो आप सॉफ्टवेयर में जाइए, बहुत सारे
कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लीजिए, उसमें आप अपना डिटेल डाल दीजिए, 18, 19, 17, 25, 32 सब आ जाएगा। तो वो कोई बड़ी बात नहीं हुई, उसको कक्षा की भी जरूरत नहीं है पंडित को देने के लिए खुद ही, लेकिन आप खुद इस तरह मिलाइए कि दो कुंडलियों को अलग अलग मानिए। तीसरी चीज हम आपको जो जानकारी देंगे तलाक की और सेपरेशन की, इसमें बेहतर हो कि कुंडली मिलान के समय ही देख लिया जाए, नहीं तो हमारे पास जैसे केस आया कि ये तलाक होगा या सिर्फ सेपरेशन रहेगा, वर्चुअल सेपरेशन, या ये तलाक हो ही जाएगा। इस पर मैं पूरे सूत्र आपको बताऊंगा आगे चल के। इसके बाद चुनावी भविष्यवाणी। जब से मैंने ज्योतिष का कैरियर एक पत्र में लिखना शुरू किया, दैनिक जागरण में सबसे पहले शुरू किया 2006 में, तो मेरे सबसे पहला टॉपिक चुनावी भविष्यवाणियां थी और शायद ही बहुत कम गलत हुई हैं। उस समय मैंने 2008 में जब पूरी की पूरी मीडिया ने ये कह दिया था कि लालकृष्ण आडवाणी जी ही प्रधानमंत्री होंगे, भाजपा जीतेगी, और पूरा कैंपेन चला था, तो उसमें किसी की बात नहीं थी, अटल जी बीमार हो चुके थे। मैंने कहा था कि भाजपा सरकार अगर आ भी जाए तो आडवाणी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं बनेंगे, उनका सारे राजू खत्म हो चुके हैं। वो मेरे वेबसाइट association.com पे वो उपलब्ध है, वो भविष्यवाणी, और हर जगह उपलब्ध है, इंटरनेट पे आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, ये मैं जानकारी उपलब्ध कराऊंगा एस्ट्रोकार्डिस्टी के द्वारा, मतलब अंगूठे से लग्न बताकर और हाथ की लकीरों में कहां कहां कौन प्लेनेट बैठता है, ये लेकिन हमारी सीमाएं सीमित है। ये उनके लिए है जिनको अपना समय लगभग 2 घंटे 3 घंटे का एरर है जिनमें, ठीक है। जैसे किसी को ये मालूम है कि 15 जुलाई 1980 को वो पैदा हुआ, शाम के 5 से 8 के बीच में, तो ये जो 3 घंटे का गैप है वो मैं कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि ये जो 3 घंटे का एरर है इसे कैसे सही किया जाए छोटे भाई की कुंडली से, क्योंकि छोटा भाई कब होगा ये आपकी कुंडली की गोचर बताते हैं। अगर आपकी शादी हो गई हो तब आप कुंडली बनवा रहे हो तो आपकी शादी की डेट से पहले बच्चा है बच्ची, पहले बच्चे के बर्थ डेट से आपकी कुंडली रेक्टिफाई हो सकती है और अंगूठे से। फिर इसके बाद बच्चों का भविष्य, जैसे बच्चे 10th और इंटरमीडिएट पास कर लिए, 10+2, अब इसके बाद उनका सब्जेक्ट क्या हो, इसकी पूरी फॉर्मूला है, पूरा थियरी है कि 5th हाउस और लॉर्ड के नक्षत्र, मरकरी और बहुत सारे चतुर्शांश कुंडली, विषांश कुंडली, वो मैं बताऊंगा। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लूं कि बच्चे का सूर्य बहुत अच्छा हो, तो ये संभावना है कि उसका मैथमेटिक्स काफी अच्छा होगा, बुध के साथ है तो उसका फिजिक्स भी अच्छा होगा, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ वो जा सकता है, स्टैटिस्टिक्स अच्छा होगा। और अगर वो ह्यूमैनिटीज का, आप इसे कुंडली में ही देखना पड़ेगा, वो भी दिखेगा, ह्यूमैनिटीज की तरफ जाएगा तो वो पॉलिटिकल साइंस का अच्छा विद्यार्थी होगा, सूर्य अच्छा है तो। इस तरह सोशियोलॉजी है, अगर शुक्र अच्छा है तो या तो सोशियोलॉजी अच्छी होगी या बॉटनी अच्छी होगी। फिर हम आपको नौकरी और रोजगार इन 2 विषयों पर पूरा बताएंगे कि सरकारी नौकरी होगी, प्राइवेट होगी, आईएएस के क्या योग होते हैं, एमबीए के क्या योग हो सकते हैं, मेडिकल साइंसेस के क्या योग हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के क्या योग हो सकते हैं, या टूरिज्म, फोटोग्राफी, जो भी सेक्टर हो, सब पे एक शोध है हमारा, हम आपको उसको बताना चाहेंगे, बताएंगे। लव मैरिजेस, लव अफेयर्स, और इसमें जो डेविएशंस होते हैं, बच्चे डेविएट कर जाते हैं, जिसको डेविएट बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन बोलते हैं हम सोशियोलॉजी की भाषा में। तो बुध और, जैसे सिंपल सा उदाहरण है, बुध और चंद्र की दशा, और चंद्र और बुध की दशा में आप अपने जवान हो रहे, बड़े हो रहे बच्चे बच्चियों पर ध्यान दीजिए,
क्योंकि ये दोनों बहुत तेज चलने वाले ग्रह हैं, इसमें उनके बैठने का डर होता है। तो फिर लव मैरिजेस के हम आपको बताएंगे प्लस पॉइंट्स भी, नेगेटिव भी। हमारा ऐसा कोई इस यहाँ पे सर्वनाइज करने का इरादा नहीं है कि नहीं लव मैरिज नहीं हो सकती, नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर है। पर क्या है, क्या योग बनते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद जो मेरा नया शगल है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र पर मुझे बहुत कम यकीन था। 2-4 साल पहले मैं ये मानता था कि ये बस ऐसे ही है। फिर मुझे जब ये पता चला कि इसकी उत्पत्ति सांख्य और पतंजलि के योग से शुरू हुआ है, तो मेरा चूंकि दर्शन भी एक विषय रहा है साइंस के साथ साथ, तो मैंने कहा कि इसको पढ़ते हैं। तो मैंने सांख्य पढ़ा और पाया कि ये तो बहुत बड़ा विज्ञान है, महाविज्ञान, पंचकोश, और जो हमारे इन्हीं पंचकोशों के आधार पर और 5 तत्वों के आधार पर पूरा का पूरा घर जहां आप रहते हैं, चाहे वो किराए पे हो, फ्लैट हो, अपना हो, इवन होटल में हो, तो उसका वास्तु आप पर पूरी तरह से असर डालता है। जिस तरह पूर्व जन्म के कर्म आप पे असर डालते हैं। जैसे कहा गया है गीता में कि बछड़ा हजारों गायों में से अपनी मां को पहचान लेता है, उसी तरह कर्म हमारा पीछा करते हैं और हमें पहचान लेते हैं। ठीक वास्तु की यही स्थिति है कि वो आपसे कनेक्ट होता है, पूरा का पूरा घर आपसे कनेक्ट होता है। जब दीवार बनती है तो वहां पे ऊर्जा का स्रोत बनता है, एक ऊर्जा निकलती है। और बाद में पूरा का पूरा जब पढ़ने के बाद मैंने पाया तो मैं देखा कि किसी भी तरह से आपको रत्न पहनाने और पूजा पाठ, इसके अलावा इन सबसे बहुत अच्छा है कि आप वास्तु से रेमेडी करिए। अपनी नॉर्थ अपना सही करिए, अच्छा धन आगम होगा। साउथ वेस्ट ईस्ट जाएंगे तो आपका कैश फ्लो बढ़ेगा। ऐसी ढेर सारी जानकारियां वास्तु पर विशेष कर मैं दूंगा आपको अपने आने वाले एपिसोड्स में। तो हमारी ज्योतिष एवं वास्तु की नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सुशील को आज ही सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट फिर हम दोबारा मिलेंगे जल्दी। नमस्कार। नमस्कार, ज्योतिष सदन अयोध्या से मैं सुशील कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सुशील के अगले एपिसोड में। आज 2 दिन हुए 3 राज्यों के चुनाव पड़ा, जैसे कि सेमीफाइनल ऑफ द जनरल इलेक्शंस 2019 कहा जा रहा था, आए। इस पर मैंने कोई वीडियो तो मैं अब शुरू कर रहा हूं। मैंने प्रेडिक्शंस क्लियर कर दी थी बहुत पहले कि भाजपा का समय फरवरी 2019 तक, 3 फरवरी 2019 तक ठीक नहीं। साथ में मैंने एक और प्रेडिक्शन दी थी कि भाजपा के साथ अमित शाह जी का, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका समय भी खराब चल रहा है। जून 18 से, मतलब जून तक उनका समय तो ठीक था, जून के बाद उनका समय भी खराब हो गया। साथ में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की कुंडली मुझे बहुत ही विश्वस्त सूत्र से मिली थी, उनके किसी विशेष व्यक्ति द्वारा। तो मुझे इस पर शक नहीं था, लेकिन फिर भी राजनेताओं की कुंडलियों पर एक बार शक हो जाता है, सही है या नहीं। बहरहाल बाकी चीजें जैसे उनकी मैरिड लाइफ हो गई और सब चीजें हो गई, इससे हमने पाया कि कुंडली ठीक है। तो मैंने कहा इनकी तो सरकार बननी नहीं है। अमित शाह जी की कुंडली खराब थी, भाजपा की कुंडली खराब थी। तो करीब हमने 1 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के astrospeak.com में, अपनी वेबसाइट astrosushil.com में, फेसबुक पे
और अन्य जगहों पर मैंने साफ साफ कह दिया था कि भाजपा का समय अभी सुधरने वाला नहीं है, ये फरवरी 2019 तक चलेगा। तो इन 3 जनरल इलेक्शंस के पहले ये बातें मैंने कही, तो मैंने रिपीट की कई बार। तो जो हार्डकोर जो भाजपा के समर्थक हैं उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन क्योंकि उनका मुझ पर विश्वास रहा है और तो वो बड़े कौतूहल में थे कि होने क्या वाला है। और दोपहर से ही मध्य प्रदेश छोड़ के सारी चीजें क्लियर हो रही थी और मध्य प्रदेश में भी अंतिम समय में, हालांकि पूर्ण बहुमत में कांग्रेस नहीं आई, पर अंतिम समय में भाजपा वहां भी हार गई। तो 3 राज्यों में हारना, और ये भाजपा का पक्ष है और मैंने इसकी भविष्यवाणी की थी। इसका सबूत या इसका कंटेंट आप timesofIndia.com के astrospeak.com पे आप जाके देख सकते हैं। astrosushil.com जो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है 10 साल पुरानी, उस पर आप जाके देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा, तो वो तो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा। अभी मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि अमित शाह जी की कुंडली में क्या दिक्कत थी। तो एक चीज मैं ये कहूंगा कि राहु और शुक्र और राहु में शुक्र का चलना, शुक्र का राहु में चलना, एक बात बृहस्पति में शनि का, शनि में बृहस्पति, और उसके बाद शुक्र में शनि और शनि में शुक्र, ये 6 दशाएं अंतर दशाएं ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं। इनको अलग तरीके से देखा जाना चाहिए, इनके नियम अलग हैं। राहु में शुक्र की दशा जब चलती है तो ज्यादातर संभावनाएं हैं कि कुछ अलग होगा, बहुत अलग होगा, जिसे ज्योतिषी ना पकड़ पाए। लेकिन अमित शाह जी की कुंडली, उसके पहले जब इन्होंने जीत दर्ज की तो 2000 मई 2014 से राहु और केतु की दशा में आए और जून 2015 तक राहु और केतु की दशा चली और उसी बीच में अध्यक्ष बने। जून 2015 से राहु और शुक्र की दशा चलना शुरू हुई। तो इसके बाद बिहार के चुनाव में इनको जीत मिली तो दिल्ली में हार मिली, मिला जुला असर रहा। लेकिन क्योंकि इन्होंने जनरल इलेक्शंस में बहुत बड़ी जीत हुई थी मोदी जी की, हालांकि उस समय अमित शाह जी अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी, और उनको पूरा आरएसएस ने पूरा फ्री हैंड दिया था टिकट बंटवारे का। फिर भी उनकी कुंडली पर बाद में चर्चा होगी। लेकिन अमित शाह जी इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की और इसके लिए वो राहु और शुक्र की दशा में चल रहे थे। वो दशा जिसके बारे में मैंने बताया कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है प्रेडिक्ट करना। अब इनकी अगर हम कुंडली देखें तो शुक्र 12वें घर में है, लेकिन भाग्य का स्वामी है। और उसके पहले हम ये जाने कि दशा किसकी थी, तो दशा थी राहु की। राहु 10वें घर में है। तो आमतौर पर एक ज्योतिषी लोग ये कहते हैं कि 10वें घर में हो गया तो आदमी नेता ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और भी सारी चीजें होती हैं। एक सीधे से एग्जाम्पल से, जैसे अटल जी की कुंडली जिनका 9वें में राहु है, उसको गलत बर्थ डिटेल्स पर मालूम नहीं लोगों को, आज भी बड़े बड़े ज्योतिषी जिनका नाम जानते हैं लोग, वो 10वें घर में राहु बिठा के उन पर प्रेडिक्ट किए और लोग मानते भी हैं, आज भी मान रहे हैं। बहरहाल हमारा कहने का मतलब है कि 10वें घर का राहु सिर्फ 10वें घर में बैठ जाने से वो नेता नहीं बना सकता, उसमें और भी दशाएं चाहिए। जैसे राजनीति के लिए 4था, 5वां और 9वां ये घर मजबूत होने चाहिए। अब हुआ क्या, अमित शाह जी का राहु का डिस्पोजिटर बुध है। राहु कभी अपना फल नहीं देता, वो उस जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी का फल देता है। और ये बुध यहां पर आयुष लाभेश चंद्रमा से दृष्ट है। तो एक ये बहुत बड़ा राजयोग हो गया
कि 8वें और दूसरे की एक्सिस में आकस्मिक सफलता, आकस्मिक नुकसान, ये इनके जीवन में चलता रहा है। जैसे गुजरात के केसेस में था, और अमित शाह जी को जेल भी हुई थी, उसका भी एक सीधा सा फार्मूला है कि अगर आमने सामने ग्रह जैसे 12वें और दूसरे बराबर, 10वें या चौथे, 8वें या छठे बराबर हो, तो इनकी कुंडली में केतु राहु तो आमने सामने होते ही हैं, चंद्र और शनि ये दोनों आमने सामने थे, तो इस तरह का योग बना। दूसरा, सूर्य भी पीड़ित है, जो कि बंधन योग बनाता है। अब हम आते हैं इनकी सफलताओं के बाद। तो शुक्र ने कुल मिलाकर इनका आभा मंडल बहुत ही मजबूत रखा, और उसके शुक्र के कई कारण हैं। अगर हम आप यहाँ पे दशांश, बिना डिविजनल चार्ट्स के कुंडली को देखना ठीक नहीं है। दशांश में लग्न का स्वामी 7वें घर में बैठा हुआ है, मतलब 7वें घर को लग्नेश लग्न को देख रहा है, तो मजबूत हो गई। अब इनकी सूर्य की दशा आई जून 2018 से। ये कुंडली में किसी के पूछे जाने पर मैंने देखी थी, और अमित शाह की कुंडली पर मैंने कोई शोध नहीं किया था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, अपना अपना होता है। मैंने कहा कि मैं जरूरी नहीं समझता था, लेकिन उनके कहने पर जब मैं देखा तो मैंने कहा कि जून से ही, तो जून 18 से इनका समय ठीक नहीं है। समय ठीक क्यों नहीं है? द्वादशेश, जो कि आमतौर पर सही नहीं होगा, हर जगह नहीं। द्वादश भाव में बैठ के लोग IAS भी बनते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, विदेश के राजयोग बनते हैं, लेकिन इनका द्वादशेश मारक भाव में बैठा हुआ है, और राहु के डिस्पोजिटर के साथ में। इतना ही नहीं, नीच के मंगल, अष्टमेश नीच के मंगल, मंगल अष्टमेश है, 8वें घर का स्वामी है, और तीसरे घर का स्वामी है। तीसरे घर का स्वामी इन्हें सामर्थ्य देता है, पुरुषार्थ दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, लेकिन 8वें घर का स्वामी नीच का होके उस सूर्य को देख रहा है। सूर्य बहुत ही प्रतापी होता है, और मंगल की तरह वो नहीं होता। सूर्य बहुत ही गंभीर है, सौम्य है, तो सूर्य पूरी तरह से नीच के मंगल से दृष्ट है। तो फिलहाल तो अप्रैल 19 तक अमित शाह जी का समय, या कहिए मार्च 19 तक का समय ठीक नहीं है, और इसी कुंडली को ग्राउंड बनाकर हमने प्रेडिक्शन दी थी, जो कि सटीक निकली। दूसरी प्रेडिक्शन अगर मैं बीजेपी की करना चाहूँ, तो बीजेपी चंद्र की दशा में है, क्योंकि एक पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि चंद्र मतलब जनता का शासन। तो जितने एजिटेशन इस सरकार में हुए, आरक्षण को लेके, नौकरियों को लेके, जाति को लेके, और वो चाहे कहीं से प्रायोजित थे नहीं थे, लेकिन हुए, वैसा किसी सरकार में नहीं हुआ। इनका चंद्रमा भाजपा का नीच का है, दूसरे घर का स्वामी मतलब मारक, तो एक हिसाब से भाजपा मारक दशा में चल रही है। कब से चल रही है? केंद्र सरकार बनने के बाद अप्रैल 18 से। ध्यान रहे, अप्रैल 18 के पहले उत्तर प्रदेश की सरकार भी बन चुकी थी, तो उसके बाद अप्रैल 18 से इन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। तो भाजपा के लिए 3 फरवरी 19 का इंतजार करना होगा, जब इनका सही समय आएगा। तो 3 राज्यों का चुनाव हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि प्रतापी अध्यक्ष हों, जिनके पास पूरा नाम मात्र के अध्यक्ष ना हो, प्रधानमंत्री साथ हो, पूरा कैडर साथ हो, संघ साथ हो, ऐसे अध्यक्ष की कुंडली जब खराब चल रही हो और पार्टी की कुंडली खराब चल रही हो, तो और 3 राज्यों के चुनाव हो, तो तीनों में जीत जाना तो बिल्कुल संभव ही नहीं था। लेकिन ज्योतिषियों ने कहा, खूब कहा कि तीनों में जीतेंगे, कुछ लोग सीट भी बता दिए, जो कि संभव नहीं है। ऐसे इन सब गतिविधियों से हम ज्योतिष बिरादरी को बचना चाहिए। सीट कोई नहीं बता सकता, साफ बात है, लेकिन जीतते जीतते रुक जाना ये बताया जा सकता है, सफलता अंतिम में मिलना ये बताया जा सकता है। तो
एक बार हम अमित शाह जी की कुंडली और देखते हैं। तो शाह जी की कुंडली में शनि छठे घर में है, मंगल लग्न के स्वामी को देख रहा है, वो कोई बुध है, लेकिन मंगल नीच का मंगल लग्न के स्वामी को देख रहा है। तो कभी कभी विवाद संभव है, विवाद होता है। और शनि वक्री होके छठे घर में बैठा हुआ है, जो कि ठीक है। पर यहाँ पर शनि पंचमेश भी है, पंचमेश होके छठे में बैठा है, तो वो प्लेसमेंट तो ठीक नहीं है, पर शनि का वक्री होके छठे घर में बैठना ये अच्छा माना जाता है। शनि शुक्र को देख रहा है, शुक्र भाग्येश है। तो कुल मिलाकर कुंडली में दम है, अच्छी कुंडली है, पर अभी फिलहाल सितारे अच्छे नहीं हैं। और इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित होगा अयोध्या ज्योतिष सदन से। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं ज्योतिषी सुशील कुमार सिंह अयोध्या से। आज मैं आप लोगों को दिवाली सेलिब्रेशंस के बारे में बताना चाहूँगा। दिवाली क्या है, दिया जलाना, मिठाई खाना और जो भी एक आम तौर पर करते हैं, लेकिन क्या इसके अलावा भी दिवाली कुछ है? वास्तव में इसका एक मध्यम वर्ग में तंत्र साधक या और बहुत ही बड़े विद्वानों की बात मैं नहीं करता, लेकिन आम जन भी जो दिवाली की पूजा करते हैं, क्या उन्हें मालूम है ये है क्या? साल भर हमें इससे कैसे हमें फ़ायदा मिल सकता है, हम इसका लाभ कैसे ले सकते हैं पूरी वास्तविकता से कि दिवाली लक्ष्मी की पूजा है क्या है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि दिवाली के पहले धनतेरस में कुछ सामान खरीदते हैं, नया वस्त्र जिसको स्थायी लक्ष्मी कहते हैं, नया बर्तन ये हम ले सकते हैं जिसको स्थायी लक्ष्मी कहते हैं। और इसके बाद कुबेर की प्रतिमा लगाने के बारे में हमने बात करी थी। और आज मैं ये कहूँगा कि पश्चिम भाग, इस पर भी ध्यान दीजिए, पश्चिम भाग आपके घर का जो पश्चिम दिशा है वह लाभ की दिशा है। वहाँ पर आप शुभ लाभ लिखेंगे तो शुभ लाभ होगा। वहाँ पर आप अपनी सैलरी स्लिप रख देंगे तो आपका वेतन में वृद्धि हो सकती है, इंक्रीमेंट लग सकता है। ये आप दिवाली के दिन करिए पश्चिम दिशा की तरफ, और उस दिशा का जो कलर होगा वो या तो सफ़ेद होगा या नीला होगा। बेहतर है आप नीला करिए क्योंकि वो आकाश तत्व है। तो ये तो हो गया पश्चिम। उत्तर के बारे में बता चुका हूँ मैं। वहाँ पर आप कुबेर को स्थापित करिए और जो थोड़े से पीले रंग के कुबेर हों और पीतल के कुबेर हों, हल्का सा उनका शरीर नीला हो, हल्का सा। इसके लिए आपको आप अमेज़ॉन वगैरह में जा सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा नीला शरीर हो, जिसको आज की स्थिति में जिसको चीन ने लाफिंग बुद्धा बना दिया, चीन ने लाफिंग बुद्धा बना दिया। आपको उसी कुबेर को लेना है जो हमारे पुराणों में उल्लेख है कि 3 टांग वाले कुबेर। पुराणों में 3 टांग वाले कुबेर का उल्लेख है। तो मूर्ति कुछ ऐसी लीजिए कि वो वास्तविक हो, नहीं, क्योंकि ये मूर्तियाँ सिर्फ सिंबल है, प्रतीक है, नहीं तो ये काम नहीं करेंगी। जैसे गणेश जी की मूर्ति आपने ले लिया और गणेश जी के पेट इतना बड़ा हो गया और सर इतना छोटा हो गया, गलत। हाथी का सर मतलब बहुत बड़ा सर हो, बहुत बड़े कान हो, वो अधिक सुनना होता है गणेश जी को। दूर दृष्टि और दूर की सुनाई देना, तो बड़े कान हो वो ज़्यादा जरूरी है। मतलब पेट से बड़ा उनका सर होगा। तो ये हुई गणेश जी की बात। आप गणेश जी को हमेशा के लिए उत्तर पूर्व में स्थापित कर दीजिए और हो सके तो आप सिद्ध विनायक की तस्वीर लगाइए। अगर आपको गणेश जी के जो लोग मुझसे मांगेंगे, मैं उनको एक रियल प्रोपोर्शन का गणेश जी का मैं फोटो भेज दूंगा, और नहीं तो वो सिद्धि विनायक की तस्वीर डाउनलोड करें। दूसरा, आपका पश्चिम भाग में महालक्ष्मी, जिनके 4 सफ़ेद हाथी हों, महालक्ष्मी स्थापित करिए। बेहतर हो स्त्री स्थापित करें। हमने पहले भी लिखा था या वीडियो में बताया था, मुझे याद नहीं है। वो लाल रंग की साड़ी पहने,
पूरी तरह से लाल, जो लक्ष्मी लाल हैं। राज वर्मा की जो पुरानी राजा राम रवि वर्मा की जो पेंटिंग है, आप उसको गूगल करिए कि उसमें महालक्ष्मी जी की वो लक्ष्मी कैसे हैं, पूरी लाल तरह से हैं, लाल कपड़े में हैं। तो 4 हाथी हों, है ना, रामायण में उल्लेख है 4 दांत के हाथी, लेकिन आप यहाँ 4 हाथी हों, वो महालक्ष्मी की पूजा होनी है। पश्चिम की तरफ महालक्ष्मी जी को स्थापित करिए और आप वहाँ पे उनकी पूजा करिए। ये मत देखिए कि पश्चिम नुकसानदेह है या दक्षिण नुकसानदेह है, पश्चिम लाभ का है, तो आपके लाभ के क्षेत्र की पूजा करिए। वहाँ पे अपने ऑफिस का, अपने संस्थान का, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान का, आप जहाँ नौकरी करते हैं उसका नाम लिखिए, कुछ भी लिखिए जिसमें आपको गेन करना, जिसमें आपको लाभ लेना है, वो वहाँ पे उस तरफ आप लिख दीजिए। दूसरा तरफ दक्षिण पूर्व में एक लाल बल्ब जलाइए, लाल बल्ब, और थोड़ी देर दक्षिण पूर्व में पूजा करिए, अवश्य करिए। दिवाली के दिन दक्षिण में पूजा, वहाँ पर आप कनकधारा स्त्रोत या लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ जरूर करिए। एक कोई भी कर लीजिए, प्रतीकात्मक तौर पर कर लीजिए, और हमेशा के लिए वहाँ पे लाल बल्ब आप जला लीजिए। वीडियो थोड़ा छोटा होना था, लेकिन माफ करिएगा ग्रुप के एडमिन, मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ा क्योंकि ये आवश्यक था। और आपको इसके बाद उत्तर दिशा में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, जो सामान्य तरीके से होता है। और इसका क्या मुहूर्त होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा, पर इतना ध्यान रखना है, पश्चिम का कलर ध्यान रखना है, मैंने बता दिया, सफेद या नीला। दक्षिण पूर्व का लाल लाल लाल, सिर्फ लाल, और उत्तर का रंग नीला होना चाहिए। दिवाली पर इतनी चीजें आप ध्यान देंगे तो अगली बार आप पर बहुत ही कृपा बरसेगी, वो वाली कृपा नहीं। और उस दिन एक चीज और क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं बोलना आवश्यक है क्योंकि आदत है। तो उस दिन मांस तो नहीं खाते लोग, लेकिन लोग मदिरा का सेवन करते हैं। कृपा करके ये सब न करिए। उस दिन को मुझे लगता है कि वो सबसे पवित्र दिन है। वो लक्ष्मी भगवान नाम तो अयोध्या आए ही थे, लेकिन जिनको लक्ष्मी से जरा सा भी उनको लक्ष्मी को साधना है, धन कमाना कोई बुरी चीज नहीं है। भगवान से मांगना, कुछ लोग कहते हैं भगवान से आप मत मांगिए, बिल्कुल मांगिए, आप आराम से मांगिए। भगवान से न मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान से मांगिए मत, बस उनका नाम आप अपनी समस्या भगवान के सामने रखिए, मेडिटेट होकर रखिए। तो आप पूजा करिए उस दिन और दिवाली मनाइए। दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं अयोध्या की तरफ से, और आपसे निवेदन है कि आप 26 तारीख को आइए। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा महोत्सव होने जा रहा है, मेला का रूप दे दिया गया है, आप पधारिए। हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार सिंह अयोध्या ग्रुप से एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको पिछले कुछ दिनों से बता रहा था ज्योतिष श्री सुशील कुमार जी के बारे में, जो कि के.एन. राव, मशहूर ज्योतिष के.एन. राव के शिष्य भी हैं, और ग्रुप में कई सारी उनकी पोस्टें भी जो है सब मैं डाल रहा हूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आज उनके साथ लाइव जाएंगे, तो इस वक्त मैं उनके ऑफिस में मौजूद और उनके साथ, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए सीधे मिलते हैं ज्योतिष सुशील कुमार जी से। सुशील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अयोध्या ग्रुप में। सुशील कुमार जी, बहुत अच्छा लगा, मतलब आपसे मिलकर ये हम लोग की पहली एक तरह से मीटिंग है, और आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए, जैसे कि हमने अयोध्या वासियों से कहा कि ज्योतिष के बारे में आपसे पूछें, और तो कई तरह के मिक्स कमेंट्स आए। लोगों ने ये भी कहा कि ज्योतिष ये सब चीजें व्यर्थ हैं, कर्म में जाना चाहिए, लेकिन कई लोग क्या पॉजिटिव आपके बारे में स्पेशली लोगों ने ये बोला कि नहीं, आप वाकई काफी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन जो यहाँ फैजाबाद अयोध्या के, उन्होंने ये चीज बोली आपके बारे में। तो ये इसके बारे में हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए उससे सीधे स्टार्ट करते हैं। और अयोध्या वासियों, आपसे डायरेक्ट हम जो भी ज्योतिष के बारे में जो भी ज्ञान है, जिनकी कुंडली हमें आज बतानी है, उनके बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं इस लाइव कन्वर्सेशन को। तो पहला सवाल है, सुशील कुमार जी, ये बताइए कि आप कौन हैं, आपने क्या किया, मतलब ज्योतिष में आपका आना कैसा हुआ, आपका मतलब पूरी होल लाइफ कैसे है इसमें? मैं अनडिवाइडेड फैजाबाद अम्बेडकर नगर में पैदा हुआ, और मेरी स्कूलिंग डाबा सिमर नवोदय विद्यालय में हुई। मैं फर्स्ट बैच नवोदय विद्यालय से था।
करीब सॉरी करीब 5 साल की उम्र से ही मैं अपने निक्कर की जेब में टीपन या कुंडली लेके घूमता था, इतना अच्छा। इंटरेस्ट था मुझे। अच्छा। फिर मैं यहाँ से इंटरमीडिएट करने के बाद मैं इलाहाबाद गया, वहाँ पे मैं सिविल की तैयारी करने लगा जी। 3-4 बार इंटरव्यू दिया। सोशियोलॉजी में मैं टॉपर रहा, फिलोसफी फर्स्ट पेपर में, इन दोनों में आज तक मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। लेकिन जब मेरा पहला इंटरव्यू नहीं हुआ तो मुझे ये लगा, हालांकि ज्योतिष में पढ़ना पहले शुरू कर दिया था। अच्छा। 96-97 से बहुत तेजी से शुरू कर दिया था। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ। फिर द वीक करके एक मैगजीन आती थी, उसमें केंद्र साहब का एक इंटरव्यू आया था। उसमें सारी चीजें जो जो उन्होंने कही, खासकर उन्होंने सीधे बोला कि गुजरात में एक भूकंप आएगा। मैंने कहा इतना बड़ा कैसे कोई हो सकता है। तो मैं सब कुछ छोड़ के पहले उनके पास पहुंच गया। वो किसी से मिलते नहीं, बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी से नहीं मिलते, लेकिन वही है ना कि गुरु जिसको चाहे उससे मुलाकात हो सकती है। तो मुझे लगा उन्होंने अपना शिष्य बनाया और 5 मिनट की मुलाकात में उन्होंने मेरा सब कागज खींच दिया। उसके बाद उन्होंने कहा तुम बेटा यही सब करो, और उन्होंने मुझे बताया, निर्देश दिया और कुछ गूढ़ बातें बताई। और उसके बाद कहा कि कभी भी फ्रॉड, रत्न वगैरह ये सब मत करिएगा। मैं वैसे भी इस तरह का नहीं था। फिर मैं उनसे सीखा और जरूरत पड़ने पे जाता रहा, सीखता रहा। और एक चीज मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूँ, बहुत ही विनम्रता से, कि उन्होंने जितने लोगों को पढ़ाया और उनके यहाँ जितने लोग पढ़ाते हैं, उनकी ये 60+ भी है, वो भी मुझसे सलाह लेते हैं। अच्छा। और पढ़ाया, जो बुक्स लिखते हैं उनकी प्रेडिक्शन कभी सही नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल प्रेडिक्शन मेरी 2008 में पहली बार जब मैंने बताया कि आडवाणी का सारा राज्य खत्म हो गया, जबकि 9 में उनको प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया था मीडिया ने कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे। मैंने कहा किसी कीमत पे नहीं होंगे। तो दैनिक जागरण में ये मामला गया तो लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे होगा, ये लड़का गलत बोल रहा है, इसको एडिट करवाओ। मैंने कहा मैं कुछ भी एडिट नहीं करूंगा, आप कुछ अपना यही चाहिए। तो अगले ग्रुप में वो आप प्रेडिक्शन डाल सकते हैं। फिर उसके बाद 2009 से मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हो गया। अच्छा अच्छा जी। तो हाँ, मैंने भी काफी उस वक्त आपके आर्टिकल्स इवन सुने भी थे। आपने सानिया मिर्जा के लिए भी लिखा था, आपने कई पॉलिटिकल राजनीतिज्ञों और इन सब के लिए नेताओं के बारे में लिखा हुआ था। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये बताइए कि जो ज्योतिष के बारे में जैसे धारणा जैसे आज के टाइम में बनी है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कुछ ज्योतिष कहते हैं न पहनिए, कुछ लोग और भी चीजें कहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं सब पे विश्वास न करिए। तो हम कैसे विश्वास करें, हम कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा ज्योतिष सही है, कौन सा ज्योतिष? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं पूरी तरह से जो कमेंट्स आते थे मैं पढ़ता था उसको, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि कोई मेरे बारे में नहीं जानता है। 90% ज्योतिष फ्रॉड हो रही है। अच्छा। और राव साहब जिस दिन नहीं रहेंगे, अगर वो मतलब उन्होंने इतना कर दिया है कि तो फ्रॉड तो हो रहा है, बहुत बुरी तरह से फ्रॉड हो रहा है। आप ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप किसके पास जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप उसको देखिए। तो मेरा मानना है आज सोशल नेटवर्किंग का जमाना है। आप फेसबुक खोलिए उस आदमी का और आधे घंटे तक कम से कम उसकी 6 महीने की पोस्ट पढ़िए, वो क्या डाल रहा है। 6 महीने की आप पोस्ट पढ़िए तो 90% गाना मोदी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये तो वो ज्योतिषी कहाँ है। अगर ज्योतिषी की पोस्ट पे ज्योतिष के अलावा कुछ है तो संभावना कम हो जाती है सही होने की। दूसरा उसका प्रेडिक्शन देखिए, उन्होंने पब्लिक प्रेडिक्शन क्या किया। अच्छा। मैं एक सार्वजनिक तौर पर नाम लूंगा, नाम नहीं लेना चाहिए। इस समय जो अमेरिका में सबसे ज्यादा ज्योतिष पढ़ाते हैं संजय रथ, हर कोई जानता है। उन्होंने हमसे कहा कि ये कलम के लिए कलेजा कहाँ से लाते हैं आप। अच्छा। हाँ, तो मैंने एक प्रेडिक्शन की, वो सही हुई। तो मैंने कहा कलेजा लाना पड़ रहा है सर, उसके लिए बड़ा हिम्मत चाहिए, गलत हो जाए कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने आज तक कोई भी भविष्यवाणी की नहीं पब्लिक। अच्छा। तो अजय भामी कभी किया करते थे, लेकिन उनकी कुंडलियां गलत रहती थी। आपकी एक कानपुर के ज्योतिषी थे, वो किया करते थे। अच्छा। कुछ हद तक ठीक रहा करते थे। अच्छा। लेकिन राव सर
के अलावा बहुत कम लोग ये किए। कुछ कहीं कहीं कभी कभी आते हैं बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, लेकिन गुमनाम हो जाते हैं, उनको मीडिया कवरेज नहीं मिलता। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, कुछ बहुत अच्छे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने का मौका मिल रहा है। जैसे मेरा एक जूनियर है, वो साउथ इंडिया का, वो बेटिंग पे अच्छा काम करता है, हालांकि मैं इससे दूर रहता हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैंने मना किया। तो आप देखिए कि वो एस्ट्रोलॉजर कर क्या रहा है, उसको आप पूरी तरह से नापिए। अगर उसकी प्रेडिक्शन सही है या कुछ भी ज्योतिष पर नहीं बोल रहा है तो वो फ्रॉड है। दूसरा, अगर नग उसने गिना दिए, खासकर नीलम, पन्ना और पुखराज, ये 3 नग अगर उसने बताए तो आप समझ लीजिए काम गड़बड़ है। अच्छा, हाँ। चलिए, ये तो हो गया और आपने बता भी दिया ज्योतिष के बारे में। आपके कई सारे आर्टिकल जिससे भी आप डिस्कस भी कर रहे थे कि आपने आडवाणी जी के बारे में बताया और भी मतलब कई सारे उसके बारे में कोई ऐसा मतलब कोई स्टोरी या फिर आपकी ऐसा कोई मतलब लाइफ में ऐसी जर्नी, कोई पॉइंट ऐसा जहाँ पे जैसे एक आपने आडवाणी जी का बताया, कोई और भी चीज़ आपने प्रेडिक्ट किया और वो सही हो गई और फिर आपको उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम झेलने को मिली या फिर इस तरीके? हाँ, मुझे प्रॉब्लम झेलने को मिली थी। अखिलेश जी के बारे में जब मैंने लिखा कि ये सीएम बनेंगे 2010 के करीब, अखिलेश यादव जी के, तो उनके एक खास आदमी ने, नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने मुझे फिर कंसल्ट किया, उनके बारे में ओरिजिनल कुंडली दी। अच्छा। और सब कुछ किया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो आज भी उनके बारे में जब भी मैं गलत लिखा हूं तो किसी ने उनकी तरफ से कोई मुझे वो नहीं आया कि क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहा। अच्छा। क्योंकि उनके सपोर्टर्स माइल्ड हैं, अच्छे हैं, उनको लगता है ये आदमी सही बोलता है, जो सही होगा सही लिखेंगे, गलत होगा गलत लिखेंगे। अच्छा। लेकिन मुलायम सिंह जी के बारे में 2006 में मैंने लिखा था। अच्छा। तो मुझे कुछ धमकियां आई थी उस समय। अच्छा। है ना। और बीजेपी के बारे में भी कभी कभी कुछ लिखता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। मैं ज्योतिषी हूँ, मैं पत्रकार नहीं हूँ, और अगर मैं पत्रकार ज्योतिष के तरह से पत्रकार भी हूँ तो मैं निष्पक्ष हूँ। नहीं, अच्छी चीज होना भी चाहिए। ये बताइए, जैसे राम मंदिर मुद्दा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन छोटा सा सवाल पूछूं, राम मंदिर मुद्दा काफी चल रहा है और आपने हमारे ग्रुप में एक वीडियो भी डाला जिसमें राम मंदिर मुद्दा के बारे में आपने बताया। ये बताइए, आगे आने वाला जो महीना है, आने वाला साल है, वो भारत के लिए कैसा होने वाला है, इसके बारे में? मुझे कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि 5 नवंबर के बाद से कुछ ही महीने अच्छे बीतेंगे 2020 तक। बहुत ही खराब स्थितियां हैं, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और मोदी जी की जन्म कुंडली, मोदी जी की शपथ ग्रहण कुंडली जब ये ले रहे थे तो मैंने बहुत लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर तो कुछ ही कोर्टियर्स हैं जो जा सकते हैं कि ये कौन सा शपथ ग्रहण चुना है। फिर उनके एक बहुत ही पपेट ज्योतिषी हैं जो सिर्फ मोदी मोदी बोलते हैं, वो नाराज इस कदर हो गया, और वो नाम उनका वो बड़ा सब सफाईमैन क्या, नाम नहीं पता। हाँ, नहीं, नाम उनका सब जानते हैं, वो भी गुस्सा हो गए। अच्छा। वो कहे कि ये तो कोई दुश्मन बनाया है। तो शपथ ग्रहण कुंडली से आर्थिक स्थिति तो चौपट टिक रहेगी। अच्छा। हाँ, अगर इसमें कुछ किया नहीं गया, इनको या तो एक बार फिर से शपथ ले लेंगे इसी समय पे, किसी समय पे कुछ हो जाए, नहीं तो इनके लिए भी नुकसान है। और पार्टी में एक ओवरहालिंग दिख रही है मुझे आने वाले समय में। अच्छा। हाँ, और देश में आर्थिक स्थिति और ये अर्थक्वेक्स वगैरह और सांप्रदायिक सौहार्द, झगड़े, लड़ाई, दंगे, और बृहस्पति 27 डिग्री पर पहुंच चुका है, तो थोड़ा थोड़ा असर आप कल परसों से देख रहे हैं, कमलेश तिवारी वगैरह। तो जब 3 डिग्री बचा रहता है तो अपना असर शुरू कर देता है। अच्छा, चलिए, ये खबर अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक पॉजिटिव होप लेके चलते हैं कि कभी कभी चीजें गलत भी हो सकती हैं। तो आइए हम, जैसे ग्रुप में कई लोग ने पोस्ट किया अपने बारे में, हमने कई लोग से कहा भी कि जब हम आपके साथ लाइव जाएंगे तो हम उसमें से किसी 3 लोग की कुंडली के बारे में हम अपने लोग जो जिनको भी हम सेलेक्ट करेंगे अपने ग्रुप में से, उनकी कुंडली के बारे में, 3 लोग की कुंडली के बारे में हम बताएंगे। तो आइए हम उसके बारे में थोड़ा आपसे बातचीत करते हैं। तो पहली कुंडली हमने एक सेलेक्ट की है, एक सिंह साहब हैं, उनकी है, उनका जो बर्थ डेट है वो है 17 जुलाई 1986, और जो टाइमिंग है वो 10:00 जी 17 जुलाई 1986। हाँ, सॉरी अप्रैल 17, सही है। और टाइमिंग है 10:10, और प्लेस है फैजाबाद। तो ये है सिंह साहब, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इनका क्वेश्चन क्या है,
इनका कोई क्वेश्चन नहीं लाइव नहीं होने से, हाँ लाइव नहीं होने से यही प्रॉब्लम जी। है। क्वेश्चन क्योंकि इनका कोई है नहीं, इनका कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये सीधे ये तो मतलब पूरी तरह से गलत है जी। क्वेश्चन ना होना। जी। और इनसे अगली बार जब लाइव हुआ जाएगा जी। तो इनका सवाल जरूर हम लेंगे। बिल्कुल। और ऐसे इनकी कुंडली के बारे में आप बताइए क्या? इनकी कुंडली के बारे में अभी थोड़ा सा इनको जो एक किसी भी तरह की जबरदस्त टेंशन है अच्छा और इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुंडली जबरदस्त है, खासकर प्रोफेशन के फील्ड में। अभी भले ही इनको थोड़ा सा एंशियस है जी। ये, लेकिन आने वाले समय जी। में करीब नेक्स्ट ईयर से जी। जब ये मिलेंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से इनका समय सही होगा। जी। और एक थोड़ी बहुत चाइल्ड बर्थ का इश्यू भी थोड़ा बहुत आ सकता है, हो सकता हो या नहीं हो। जी। और अभी अगर ये अपनी कुंडली देखते हैं, अब इनका बुध में राहु चल रहा है और राहु 11वें भाव में है, तो इनको बहुत सारी टेंशन होगी, लेकिन ये राहु इनको बहुत कुछ दे के जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा सिंह साहब, अगर आप सुन रहे हो तो ये मतलब है और भी कोई आप नहीं, एक कर्म क्षेत्र इनका अच्छा है, जिस प्रोफेशन में है अभी तक अगर इनको नहीं मिला है तो आने वाला समय इनका ही है। इनका ही है। ओके चलिए, तो आप दूसरी कोई नग नहीं पहनना है, कोई नग पहनना नहीं। तो सिंह सागर आप सुन रहे हैं तो आपको कोई नग नहीं पहनना है। दूसरे हमारे पांडे जी हैं। एक चीज मैं और कर दूं इनको, ये आप एक चिचड़ा होता है अपामार करके एक जड़ होती है, वो आप जड़ लीजिए, अपने पॉकेट में रख लीजिए, कांधे में बांध लीजिए, कहीं भी मिल जाएगी आपको, 1 रुपए भी नहीं लगेंगे, आप उसको बांध रखिए। और मैं मोस्टली लोगों को ये सेशन दूंगा, आप इसको रखिए, ये बहुत ही काम की चीज है। मैं हमेशा रखता हूँ चिचड़ा जो लोग जानते होंगे, गाँव में जाते हैं तो पैर में वो जीरे जैसे चिपक जाता है। अच्छा। तो वो बहुत बड़ी चीज है, आप उसको मतलब अपने साथ हमेशा रखिए, बुद्ध के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। दूसरे हमारे एक पांडे जी हैं, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 मई 1989 जी। सॉरी 5 मार्च 1989 जी। और 5:20 AM सुबह 20, हाँ 5:20 सॉरी 29 सही इसमें जो है बाराबंकी में ही उनका जन्म स्थान है। तो पांडे जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी कुंडली क्या है? देखिए, आप पता नहीं कहाँ से सेलेक्ट कर करके कुंडली लाए हैं। पांडे जी की कुंडली अच्छी है, पर इस समय ये बहुत ही एंजाइटी में चल रहे हैं, बहुत ही टेंशन में चल रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि बहुत परेशान है। अगर आप लाइव होते तो मैं इनकी कई प्रॉब्लम आज मैं जरूर सॉल्व करता। अच्छा नहीं तो आप ऐसे बता दीजिए, मैं पांडे जी तक ये हाँ, ये आप उनसे कन्वे कर दीजिएगा। तो ये एक बार इनको कुछ अपने सवाल पूछने होंगे, क्योंकि कई तरह के सवाल होते हैं और एक ग्रह कई चीज 1000 चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एक राशि 1000 चीजों को रिप्रेजेंट करती है। तो मेरा ये मानना है कि इनका सवाल किस चीज से हो, किस चीज से है। इनका राहु और मून चल रहा है, तो मून और मरकरी के साथ है, तो इनका कम से कम साइकोलॉजिकली ये परेशान है। तो साइकोलॉजी पांडे जी ने ये भी बताया था कि जैसे कि जो बच्चे से रिलेटेड उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ। उनको अभी मतलब 4 साल हो चुके हैं और अभी तक उनके बच्चे नहीं। ठीक है। हाँ, तो अगर ऐसा है तो इनकी कुंडली बच्चा नहीं रोकने में बच्चा होने में कोई अभी दिक्कत नहीं, दशा नहीं आई है। अच्छा। इनकी कुंडली से कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए माँ की कुंडली देखा जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा। अगर माँ की कुंडली देख ली जाए तो ये 2 मिनट में मैं बता सकता हूँ। प्लैनेट और चिल्ड्रन पे मैंने बहुत काम किया है और मैं कुछ ऐसे फॉर्मूले भी बताता हूँ, लोग ध्यान नहीं देते, मैं चुपके से बताता हूँ कि किस समय आदमी कंसीव होगा ही नहीं। अच्छा। तो जो एक फैमिली प्लानिंग है उसका सबसे बड़ा तो हमारी ज्योतिष है कि आप इस समय कंसीव ही औरत होगी ही या फीमेल नहीं होगी और किस समय कंसीव होने की पॉसिबिलिटीज है। ये एस्ट्रोलॉजी से बढ़िया इवन डॉक्टर्स कंसल्ट करते हैं इस मामले में। राव साहब से भी किए यहाँ लखनऊ में, मेरे से कई लोग किए यहाँ के। तो जिनको एकदम, और खासकर जो IRTS ऑफिसर है, तो 2 IRTS ऑफिसर्स को, इंडियन रेलवे टेलीविजन सर्विस में 2 को मैंने बताया तो पूरी लाइन लग गई। तो वहां पे 9 लोगों को जो अडॉप्ट करने जा रहे थे, वो 9 लोगों ने हमसे सलाह लिया, कुछ छोटे छोटे उपाय बताए और वो सबके बच्चे हुए। चलिए
तीसरी हमारे पास जो पहले हाँ पांडे जी के बारे में जैसे आपने बताया, पांडे जी मैं आपको बता दूं, अगर आपको कंसल्ट करना है अपने जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, तो आप सीधे सुशील जी को कॉल करिए और उनसे डायरेक्टली उनसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करिए। ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, जैसे कि सुशील जी ने बताया। तीसरा हमारे पास जो कुंडली है सर वो यादव जी की है। यादव जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12/10/1992 है और प्लेस है मिल्कीपुर फैजाबाद और टाइमिंग है 3:35। इनका कहना है इनकी जॉब नहीं लग रही है जी। अच्छा, तो यादव जी अगर आप सुन रहे हैं इसको तो ये आपकी कुंडली का है। अब आप सुनिए सुशील जी से उनका क्या कहना है। 3:35 यहाँ पे 3:35 जी 3:35 दोपहर के ना? हाँ दोपहर का। तो जैसा भी सिंह साहब और पांडे जी आपने दोनों लोग ने अपना सुना, आई होप कि आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम कुछ भी कंसल्टेशन होगा तो आप सीधे सुशील जी को कांटेक्ट करिएगा और उनसे जो भी परामर्श होगा, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको डिस्कस करना होगा, आप सीधे उनसे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यादव जी कुंडली बात करते हैं। हाँ, इनकी कुंडली में इतना मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इस समय ये थोड़ा सा परेशान जरूर होंगे, लेकिन इनकी करियर की दशा है, तो अगर कोई रिसेंट कोई रिजल्ट आ रहा हो तो इनको मिल सकता है। अच्छा। नहीं तो अगले साल के बीच तक इनको नौकरी मिल जाएगी। इनको तो कोई उपाय भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो यादव जी आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि मतलब अगर आप ट्राई कर रहे हैं किसी नौकरी के लिए तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी, जैसे कि सुशील कुमार जी कह रहे हैं, और इन फ्यूचर भी मिल सकती है। तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपके पास समय ही समय है इस वक्त। तो सर ये तो हो गया मतलब ज्योतिष और जो भी आपने अभी तक किया इसके बारे में। अगर किसी को आपसे मिलना है कि आप अयोध्यावासी होके आप उत्तराखंड में आपको जो है मुख्यमंत्री द्वारा जो है सम्मानित किया गया, आप इतने बड़े बड़े अखबारों में आपने लिखा, कई पॉलिटिशियन आपको पर्सनली जानते हैं, हालांकि मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको कई आला अधिकारी लोग, प्रशासनिक अधिकारी लोग भी जानते हैं जिसके बारे में मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा उन सब चीज़ों के बारे में। ये बताइए, आप इस वक्त अयोध्या में आपका ऑफिस है, फैजाबाद में शहर में आपका ऑफिस है, कैसे आपसे लोग मिल सकते हैं और क्या टाइमिंग है आपका? जी, शाम को मैं 7 बजे के बाद मिलता हूँ और सैटरडे संडे भी। लेकिन क्योंकि मैं बीच में वास्तु मेरा इस समय मेरा ये मानना है ज्योतिष प्रेडिक्ट करती है और वास्तु रेमेडी देती है। अच्छा। तो वास्तु के लिए अगर मैं बाहर जाता हूँ, कभी कभी अब्रॉड भी जाना होता है, तो उस समय पे मैं हालांकि फेसबुक पे अपने डाल देता हूँ मैं, तो जिसको मिलना हो एक बार हमारा जो नंबर है 9125000031 पे अपॉइंटमेंट ले लें तो मिले। अदरवाइज अगर नहीं भी मिल सकता तो फोन कंसल्टेशन कर सकते हैं। फोन कंसल्टेशन हो सकता है। वैसे तो मैंने मिलने पर ये फायदा है कि मैं आपको चाहे जितना देर हो, हम घर पे इसके लिए हमको रोका भी जाता है, लेकिन चाहे जितना भी आपका टाइम, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो मिलना इसलिए अच्छा है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बता दूं कि सुशील जी का भी जल्द ही जो भी अयोध्यावासी या आसपास के जिले के लोग जो भी दिल्ली एनसीआर में इस वक्त रह रहे हैं, उनका मैं बता दूं कि 9 और 10 नवंबर को आप कनॉट प्लेस में, होटल सरवन भवन के बगल में होटल अलका क्लासिक है, वहां पे मैं कनॉट प्लेस में आप सुशील कुमार जी 9 और 10 नवंबर को रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे अगर दिवाली पे अगर आप नहीं मिल सकते या फिर आपका मन है सुशील जी से मिलने का, और आप बहुत लोग फैजाबाद के वहाँ हैं, फैजाबाद के हैं वहाँ पे, तो अगर आपको मिलने का मन है तो आप वहां पे सीधे पहुंच के और अयोध्यावासी सुशील कुमार जी से मिल सकते हैं और अपनी कुंडली और इन सब के बारे में जान सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और भी अगर इस तरह की कोई भी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं या कुछ ऐसे अपडेट्स आते हैं भविष्य के बारे में, तो हम सुशील कुमार जी के साथ डायरेक्टली कंसल्ट करते रहेंगे और उसके बारे में आपको ग्रुप में बताते रहेंगे। बाकी हम फिर किसी नए जगह से, नए लोग से एक बार फिर से लाइव आएंगे। आप सभी का
नमस्कार मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो के साथ दो चीज़ें मैं पकड़ूंगा। पहला कोरोना वायरस और दूसरा सुबह जो प्रधानमंत्री ने संबोधन किया उसका कुछ लोगों ने अंक ज्योतिष से या अंकों से उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है कि भारत विश्व गुरु होने जा रहा है। इस संबंध में पहली बातचीत कोरोना से संबंधित है। गोचर में भारत के इस समय नवे घर में मंगल, बृहस्पति, शनि और ये तीन ग्रह जन्मकालीन चंद्र, बुध, शनि, शुक्र, सूर्य को देख रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं पुनः, गोचर में तीन ग्रह गुरु, शनि, मंगल, जन्मकालीन चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र, सूर्य को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे स्थितियां अच्छी नहीं हैं और पर आने वाले 13 अप्रैल को सूर्य उच्च राशि में जाएगा। दूसरा, मंगल भी कुछ दिनों में अपने स्थान बदलेगा। तो अप्रैल महीने के मध्य अंत से कोरोना संकट से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी, निजात मिलेगी इनफैक्ट हमें। और भारत उतना पीड़ित नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, उतना पीड़ित नहीं होगा जितना कि कहा गया था। कुछ समुदाय जो राहु जिनका प्रतिनिधित्व करता है, उन लोगों ने इसमें थोड़ी सी नादानी बरती है, जिस वजह से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। दूसरी चीज़, अब मैं आऊँ आज की खबर। एक खबर करीब 11-12 बजे वायरल हुई। मैसेज था, सुबह 9 बजे पहली बार 5 अप्रैल 5 + 4 = 9, रात 9 = 9, कितने मिनट अवधि 9, संबोधन तिथि 3/4/2020 मतलब 9। यह 9 अविभाज्य संख्या है। अतः अब तीसरा विश्व युद्ध जीतने से भारत को कोई नहीं रोक सकता। पहले ध्वनि विज्ञान, अब प्रकाश विज्ञान। धन्य हो भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। अगर यह सत्य है तो बड़े दुख की बात है। इतना ही नहीं, एक महिला ज्योतिषी जो मुझे लगता है उनका भी बढ़ाने में बड़ा योगदान है, वो ज्योतिषी नहीं है, क्या है मुझे नहीं मालूम, उन्होंने इसको जोड़ दिया काल सर्प से। क्योंकि और गोचर में अगर मैं इस समय की बात करूं तो इस समय काल सर्प योग नहीं है, चंद्रमा काल सर्प से बाहर है। काल सर्प कुछ भी नहीं होता, ऐसा मैंने बताया है, लेकिन तथाकथित काल सर्प योग भी नहीं है। उन्होंने तुरंत अपना शुरू कर दिया कि काल सर्प आने से अब इसको जौ में ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। अगर वो अविभाज्य संख्या 9 है, मैं अंकशास्त्री नहीं हूँ, न मुझे इसकी कोई जानकारी है, लेकिन इतना तो जानकारी रहती है जितना आम आदमी को रहे। तो अविभाज्य संख्या अगर 9 आ भी गई है तो उससे भारत तीसरा विश्व युद्ध कैसे जीत लेगा? ये कहां से आई तकनीक की इसे तीसरा युद्ध जीत लेगा? पहले थाली बजाने से, फिर टॉर्च चलाने से, दीपक जलाने से हम कोई तीसरा विश्व युद्ध जीत लेंगे। और विश्व गुरु अब भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम तो पहले से विश्व गुरु हैं, इसमें कोई हमारी, जब सिसरो के शब्दों में, जब ब्रिटेन की लोग जंगलों में नंगे घुमा करते थे, तब हमारी गुप्त काल का स्वर्णिम काल हुआ करता था। उस समय तक इनको कपड़े पहनने तक की तमीज़ नहीं थी, इनको इतने सभ्य नहीं थे वो। तो हम तो पहले से विश्व गुरु थे, लेकिन हम अभी विश्व युद्ध जीत जाएं इस स्थिति में नहीं है। दूसरा, इसका प्रेडिक्शन
अंक ज्योतिष से किसी भी तरह से हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन संबोधन से इसका क्या तात्पर्य है? इस तरह की बातें हमें भटकाती हैं। मैं अयोध्या से रहने वाला हूँ। यहाँ भी कई तरह की कहानियाँ आई कि एक देवी मिली, फिर उन्होंने कहा दाहिनी अंगूठे में हल्दी लगाइए और इतना ये करिए, इतने दीपक। ये सब हमें महामारी से बचाव करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना होगा। पूजा पाठ भी करनी है, वो भी काम करता है, क्योंकि कभी गुरुदेव ने कहा था कि भारत इसलिए भी अजय है, अभी भी अपनी रक्षा किए हुए है कि कहीं न कहीं महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का पाठ हुआ करता है। तो ये पाठ दोनों करें, अपना भी जो पूजा आप करते हैं करें, लेकिन इस तरह की अफवाहें फैलाना कि संख्या 9 आ गई, प्रकाश ध्वनि विज्ञान हो गया, प्रकाश अगली बार कौन सा विज्ञान होगा, तो इससे प्रधानमंत्री को भी शर्मिंदा मत करें जिन्होंने ये भाषण अपना संबोधन किया है। देश को शर्मिंदा मत करिए, क्योंकि बाहर ये सब चीज़ें जाती हैं तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। हमारे पास ये पहले जोक बन के आया कि बताइए इस पर क्या है, तो मैंने कहा इसको लेके मुझे पब्लिक के बीच आना चाहिए, कम से कम संवाद करना चाहिए। तो लाइव होना चाहता था मैं, लाइव नहीं हो पाया। तो आप बेफिक्र रहिए, कोरोना से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लेकिन सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। अप्रैल महीने ख़त्म होते होते ये असर करना इसका कम हो जाएगा। बहुत उम्मीद है कि 13 अप्रैल के बाद या 14-15 अप्रैल से ही अपना असर ये इसका कम होना शुरू हो जाए। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, मैं ज्योतिषी वास्तुशास्त्री सुशील कुमार सिंह, ज्योतिष सदन अयोध्या से। नया साल कैसा रहेगा भारत या भारत के भाग्य विधाताओं का? शुरू में यह बताना चाहूँगा कि मैंने 2006 से 2011 तक दैनिक जागरण में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर हमेशा 1 जनवरी या 31 दिसंबर को भविष्यवाणी किया करता था। सारे महत्वपूर्ण नेताओं का, देश का, और यहाँ तक कि कभी कभार अमेरिका, भारत, इजराइल वगैरह का। फिर वो कॉलम बंद हुआ, फिर कुछ साल किया, 2-1 साल से मैं नहीं कर रहा था। अब की बार पुनः प्रस्तुत है आपके लिए ये भारत के बारे में। हमने जो निकाला है एक सामान्य क्या होने वाला है। दिसंबर 19 से चंद्र में शनि की दशा में चल रहे भारत की कुंडली में वर्ष 2020 अत्यंत चुनौतीपूर्ण होगा तथा हाल के वर्षों में सबसे खराब साबित होगा। काश कि हम सब कुछ अच्छा ही बता सकते। जब अच्छा दिखेगा हम अच्छा बताएंगे, फिलहाल अच्छा नहीं है, इसलिए हम जो दिख रहा है वही बता सकते हैं। इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ और उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा हो। लेकिन हाल के वर्षों का सबसे खराब वर्ष होगा 2020। चंद्रमा मैदनी ज्योतिष या मंडन एस्ट्रोलॉजी में जनमानस का कारण है, कारक। शनि न्यायालय तथा जनता का कारक है। दूसरे भारत की कुंडली के दूसरे और 8वें भाव में शनि, केतु, बृहस्पति, राहु की धुरी में है, जिसके फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि जनता ही सरकार चलाएगी। जनता में कौन सा ग्रुप है, कौन सा सेक्ट है, ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन जनता दबाव बनाने में कभी कभी कामयाब होगी। और हमने बिल्कुल जब चंद्रमा की दशा शुरू हुई थी उसी समय मैंने कहा था कि जनता, ऐसा लगेगा कि जनता ही सरकार चला रही हो, जनमानस ही की बातें ज़्यादा सुनी जाएगी, उसका ज़्यादा असर पड़ेगा किसी न किसी मामले पर, चाहे CAA, NPR, NCR या जो भी आने वाले बहुत से टर्मिनोलॉजी आ सकती हैं। उपद्रव होते रहेंगे, कभी कभी कुछ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सीमा विवाद या प्राकृतिक आपदाएं ये तो होनी है, इसको कुछ लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के भी किए हैं, मैं वो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ऐसा होगा।
अर्थव्यवस्था का हाल मैंने पहले दिन बताया था प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण कुंडली से कि खराब है, आगे खराब रहेगा। उसी धुरी पर जिसपे भारत की अर्थव्यवस्था की ही धुरी पर दूसरे 8वें भाव से सेविंग की धुरी पर राहु केतु गुरु शनि का एक्सिस है, उसी पर ग्रहण भी लगा हुआ था, इसलिए असर पड़ेगा। कम से कम अगस्त सितंबर 2020 तक अर्थव्यवस्था का हाल बहुत बुरा होगा। शेयर मार्केट पिछले साल की तुलना में 2020 में थोड़ा सा खराब प्रदर्शन करेगा। शनि बृहस्पति की युति से आने वाले समय में न्यायपालिका खूब हस्तक्षेप करेगी। कई राज्यों में सरकारें अचानक गिरेंगी, बिना कारण गिरेंगी, समझ में नहीं आएगा। कभी कभी बहुमत होते हुए सरकारें गिर जाएंगी। इस तरह क्योंकि बुध और चंद्रमा वो नेताओं के सर पर भी बैठेंगे और वो बुद्धि विवेक से कभी कभी काम नहीं लेंगे, ऐसा भी हो जाएगा। किसी महत्वपूर्ण नेता का निधन या हत्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चंद्र में राहु की दशा अच्छी नहीं कही जा सकती है। लग्न और सप्तम भाव में केतु शनि राहु बृहस्पति का गोचर शुभ नहीं है। बड़े नेताओं को अपनी सुरक्षा अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। कांग्रेस जून 2020 तक गुरु में सूर्य की दशा में है। दशम भाव स्थित सूर्य की दशा के कारण 2020 में जून तक कांग्रेस भाजपा पर बढ़त बनाए रहेगी, पर जून के बाद कांग्रेस जबरदस्त मति भ्रम की स्थिति में हो जाएगी। 2020 जून के बाद से कांग्रेस में नेतृत्व के लिए भी विवाद साफ साफ दिखता है। थोड़ा अब विवाद कुछ महीने अभी भी दिख सकता है, वहाँ विवाद, बाहर का विवाद, परिवार का विवाद, किसी भी तरह का नेतृत्व का विवाद दिखता है, साफ साफ दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 2020 सामान्य रहेगा। पर्सनल सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखना होगा। अमित शाह जी के लिए वो कितनी भी योजनाएं वगैरह जो ला रहे हैं, पर अक्टूबर 2020 तक का समय इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वगैरह के लिए ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ बहुत ही विवादित होंगे, पर उतने ही लोकप्रिय होंगे, संभवतः 2020 में बहुत लोकप्रिय हों जनमानस में। चंद्र के साथ 11वें भाव की शनि की दशा योगी जी को साजिशों के बावजूद जनता में बहुत लोकप्रिय बनाएगी, परंतु जन्मकालीन राहु के ऊपर से शनि का गोचर के कारण दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से, समुदायों से उन्हें बहुत सतर्क रहना होगा। राहुल गांधी मार्च 2020 से नवंबर 2020 तक राहुल गांधी के लिए ठीक होगा, परंतु जबरदस्त विवादों में आएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, प्रियंका गांधी पर मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, क्योंकि उनकी कुंडली कुछ मुझे उल्लेखनीय नज़र नहीं आती। बाकी राशियों के बारे में मैं नहीं बोलता हूँ। एक हमारा ग्रुप है अयोध्या ग्रुप, उसमें पहली बार मैंने राशियों पर कुछ थोड़ी मेहनत करके बोला है। वो वीडियो जब ग्रुप में आएगा, अयोध्या ग्रुप है, आप लोग भी ज्वाइन करिए, बहुत ही अच्छा ग्रुप है। तो उसमें सब ठीक ठाक लोग हैं। अयोध्या को जानने का प्रयास अगर आप करते हैं तो वो मैं जहाँ भगवान राम जल समाधि लिए हैं, गुप्तार घाट बोलते हैं अयोध्या में, वहाँ से वो शूट किया गया आज सुबह। उसमें राशियों के बारे में भी है आपके, वो मैं शेयर करूँगा। और अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सारे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी चीज़, एक चीज़ जो मुझे आज क्लियर करना है, ऐसा कहा जाता है कि मेरी ऑफिस में आकर जो लोग दिखाते हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा रखते हैं। जी नहीं, यहाँ पर मेरी सबसे कम फीस है ऑफिस में दिखाने की, सिर्फ 500 रुपये, और इसलिए इसको इस तरह ना लें कि बहुत ज़्यादा फीस है या क्या है। तो अब इतना तो आदमी करेगा ही। बाकी शेष अगले वीडियो में वास्तु और ज्योतिष संबंधी सेवाओं के लिए हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। मैं पुनः आपसे एक बार आपको प्रणाम करता हूँ और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और ग्रीटिंग्स। नमस्कार। इस समय सबसे चर्चित मुद्दा है राम जन्मभूमि। मैं अयोध्या ज्योतिष सदन से सुशील कुमार से। मंदिर कब बनेगा? ये भारत की
15/10/1947 की कुंडली से सिर्फ ये बता देना इतना संभव नहीं है। इसके लिए एक रिसर्च की जरूरत है। कई ज्योतिषी मिलकर बैठे और कई कुंडलियां लगेंगी जो कि उपलब्ध भी नहीं है। फिर भी मैं 2 डेट्स दूंगा, जैसा मैंने पहले भी कहा है, 5 नवंबर 2019 से 24 जनवरी 2020 तक का समय थोड़ा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कारण है हमारी दूसरी और 8वीं, भारत की कुंडली की दूसरी और 8वीं एक्सिस पर राहु, शनि, केतु, बृहस्पति का गोचर, बृहस्पति पीड़ित हो गया। अब ये जन्मकालीन मंगल के ऊपर से भी ये चारों ग्रह गोचर में रहेंगे और इसके बाद गोचर का मंगल भी इन चारों को देखेगा। तो इस समय मैं नहीं कह सकता क्या होने वाला है। थोड़ा सा सांप्रदायिक स्थितियां अच्छी नहीं हो सकती, कुछ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। धीरे धीरे वो 91, 92, 93 का माहौल थोड़ा बहुत बन सकता है और अर्थव्यवस्था की कुछ समस्या हो सकती है, ज़्यादा समस्या हो सकती है, युद्ध जैसी स्थिति, दंगे या भूकंप, ये सारी चीज़ें संभव है। तो मेरा कहने का मतलब एक डेट हो गई 5 नवंबर 2019 से 24 जनवरी 2020 तक के बीच में मंदिर बन सकता है। दूसरी डेट हम जो देख रहे हैं वो है, दूसरी डेट मैं क्यों दे रहा हूँ, दूसरी डेट बन रही है अप्रैल 20 से 2021 के बीच में। वो क्यों मैं दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि ग्रह और गोचर और अष्टक वर्ग के हिसाब से एक संभावना यह भी है कि इस फैसले में कोई पेच हो और दोबारा इस पर केस हो, फिर से सुनवाई हो, तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो, थोड़ा सा कानून बनाने की स्थिति आए, लेकिन इसकी संभावना 30-40% ही है। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 20 से 2021 के बीच में राम मंदिर हर हाल में बन जाएगा, संभवतः 2020 में ही, नहीं तो 21 की शुरुआत तक। और पहली जो संभावना है वो 5 नवंबर 2019 से 24 जनवरी 2020 तक, लेकिन ये जो मंदिर बनेगा इसमें कुछ विवाद होगा। अगली वीडियो में उपस्थित होगा ज्योतिष सदन अयोध्या से सुशील कुमार सिंह का नमस्कार। आज मैं रामचरितमानस से एक ऐसी चौपाई आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसका बहुत ही लाभ है, बहुत लोगों ने बहुत लाभ लिया, लेकिन किसी को बताया नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ और आप इसका रोज पाठ करिए एक बार कम से कम। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षहि सुख बारी, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहु आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जन्यतनिय विरंच कर तूति, सब विधि सब पुर लोक सुकारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोक मनोरथ बेरी, राम रूप गुण शील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुन राऊ। जय अयोध्या, जय। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषी वास्तु शास्त्री सुशील कुमार सिंह आपके सामने अयोध्या से ज्योतिष सदन से हूँ। आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो कि स्पष्ट होगा, जिसमें कुछ बीच बीच में रोक टोक नहीं होगी। वो सीरीज होगी ज्योतिष सीरीज होगी वास्तु शास्त्र पाठशाला, वास्तु शास्त्र पाठशाला। तो इस पाठशाला का आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे। वी विल रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द वास्तु शास्त्र। और ये मेरा ये कहना है कि ये वो वास्तु है जो 16 दिशाओं पे बेस्ड है, जिसमें वेदों और पुराणों और हमारे फिलॉसफी दर्शन का सब सम्मिलन है। इन सबको जोड़ के, ना कि 8 दिशाओं पर जो कि पुराना वास्तु होता था। पुराना मतलब बीच का वास्तु,
विश्वकर्मा प्रकाश में 16 दिशाएं ही बताई गई हैं, पर पता नहीं क्यों लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, जो भी हो। तो पहला काम है, छोटा सा वीडियो है, पहला पार्ट है आज, जो कि इंट्रोडक्टरी है। सबसे पहले मैं उनके बारे में बताऊंगा जो ज़मीन लेना चाहते हैं, ज़मीन लेकर घर बनवाना चाहते हैं। 2 चीज़ें ध्यान रखिए। पहले ज़मीन की जांच करिए। ज़मीन की जांच करने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसमें कई प्रकार के तरीके हैं। जैसे ज़मीन में गड्ढा खोद के फिर वो मिट्टी भरना, वो मिट्टी ज़्यादा हो जाए, वो मिट्टी कम हो जाए, एक तो ये हो गया। इससे आप जान सकते हैं वो ज़मीन अच्छी है या नहीं है। फिर उसमें पानी भरना। फिर और भी तरीका है, उसमें कुछ दिन के लिए उगा देना। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में अगर आपने ज़मीन ले लिया तो ये पहला स्टेप है। अगर वो ज़मीन खराब निकली तो उसको कुछ भी मेरे जानने में कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पर आप बार बार मकान बनाएंगे, लेकिन बार बार पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से कुछ भी नहीं बचता। तो पहला काम, आप मिट्टी की जांच कराइए। दूसरा, जो इस वीडियो का अंतिम पोर्शन है, दूसरा पहले पार्ट का दूसरा विषय है मुख्य द्वार कहाँ हो। तो मेरा कहने का मतलब 32 प्रकार के संभावित मुख्य द्वार होते हैं। 32 प्रकार के संभावित मुख्य द्वार होते हैं। इन मतलब एक दिशा में 4 मुख्य द्वार, 8 मुख्य द्वार, 8 × 4 32। तो जैसे नॉर्थ में हमने लिया तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, अभी से आप लोग नोट किए रहिए। N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि उत्तर में कौन कौन से द्वार, और इसको एक कंपास के थ्रू, 3D स्टील कंपास मुझे सबसे अच्छा लगता है और मैं लोगों को बताता रहता हूँ। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। और ज़मीन खरीदने से पहले उस जगह पर उसका प्रयोग मैं कैसे करना ये बताऊंगा। तो नक्शा बनवाने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपका मुख्य द्वार कहाँ होगा। अगर आपने इसको नहीं फॉलो किया और सिर्फ ऐसे ही डिज़ाइनर से या जो लोग घर के नक्शे बनाते हैं उनसे अगर आपने ऐसे ही बनवा लिया, तो अगर वो सही दिशा में है तब तो ठीक है, नहीं तो मुख्य द्वार बहुत बड़ी समस्या का कारक होता है। मुख्य द्वार बहुत ज़्यादा समस्याएं देखी जाता है, तो मुख्य द्वार आप जरूर का ध्यान रखेंगे। अगली बार से ये है हमारा शक्ति चक्र। इसमें सभी प्रकार के 16 दिशाओं और सभी देवता जो कि आपके इसी घर के अंदर रहते हैं, इसका हम प्रयोग करना बताएंगे अगली बार से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग तैयार रहिए। अभी पहला काम मैंने बता दिया कि सबसे पहला काम, अगर घर बनवाने से पहले मिट्टी की जांच, दूसरा मुख्य द्वार का चयन। अगली बार नॉर्थ में किन जगहों पर N1 से N8 तक किस तरह हो, मैं ग्राफिकली आपको समझाऊंगा कि कौन सा। नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। 5 दिवसीय प्रकाश पर्व पर आज मैं आपको पहले दिन के बारे में बताना चाहूँगा। मतलब धनतेरस क्यों मनाया जाता है। धनतेरस बेसिकली लक्ष्मी जी, गणेश जी और धन्वंतरी और कुबेर, यानी ज़्यादातर जो हमारे उत्तर के देवता हैं उनके बारे में मनाया जाता है, जो उत्तर दिशा से संबंधित है। जैसे कुबेर, आप घर के ठीक उत्तर में आप कुबेर लगा दीजिए, कुबेर की प्रतिमा लगा दीजिए। और धन्वंतरी, उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में धन्वंतरी जी की तस्वीर लगा दीजिए धनतेरस के दिन। और घर के दरवाजे के सामने 4 दीपक जला दीजिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए। ये उपाय हैं कुछ। और उस दिन का हमारा जो मुहूर्त है 25 अक्टूबर का, वो है दिन में 2:20 से 3:40 तक।
और शाम को 6:46 से 8:37 तक, और उत्तर दिशा हमेशा नीले रंग में ही हो। और दूसरे इस प्रकाश पर्व के दूसरे सीरीज में हम फिर उपलब्ध होंगे आपके सामने। अयोध्या से सुशील कुमार सिंह का नमस्कार। नमस्कार, मैं ज्योतिषी सुशील कुमार सिंह अयोध्या से। दिवाली के संबंध में संभवतः यह अंतिम सीरीज होगी। मुहूर्त है भारत में दिल्ली का, जिसको आमतौर पर सब जगह माना जाएगा। कार्य स्थान मतलब आप जहाँ बिजनेस करते हैं या आपका जो फैक्ट्री हो, जो भी संस्थान हो, वहाँ पर तो कार्य स्थान का मुहूर्त हो गया 15:17 से 16:13। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली का कार्य स्थान का दिवाली का पूजन का मुहूर्त का, दिवाली के पूजन का मुहूर्त है 15:17 से 16:13, और निवास अपने घर में पूजन करने का निवास हो गया आपका 19:13 से 20:11, माने शाम 7:13 से रात 8:11 तक। अब दूसरी चीज़ हो गई, कहाँ पे पूजा करें, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। लक्ष्मी जी का और गणेश जी किस तरह बैठे, जैसे मैं आपके सामने हूँ, तो आप जहाँ देख रहे होंगे, फिर से सुनिएगा, आप जहाँ देख रहे होंगे बाईं तरफ लक्ष्मी जी होंगी, दाईं तरफ गणेश जी होंगे। रिपीट, आप जहाँ देख रहे होंगे पूजा करते समय, बाईं तरफ लक्ष्मी जी होंगी, दाईं तरफ गणेश जी होंगे। लक्ष्मी जी का जो वस्त्र होगा वो लाल होगा, और गणेश जी का जो वस्त्र होगा वो ऑरेंज कलर का होगा। पहली बात ध्यान से सुनिए, लक्ष्मी जी का जो वस्त्र होगा वो लाल होगा, और गणेश जी का जो वस्त्र होगा वो ऑरेंज कलर या संतरे कलर होगा। पश्चिम दिशा में संभव हो, अगर आज ही ऑर्डर कर सकें, एक उल्लू मंगा लीजिए, पीतल का उल्लू। सिंबॉलिक रूप से अगर अभी आपको एक्सेसिबल ना हो तो आप एक उल्लू का चित्र, वहाँ पर मैं वो चित्र शेयर कर दूंगा आपसे। उल्लू का चित्र पश्चिम दिशा में, खास पश्चिम में, 16 दिशाओं में से एक पश्चिम में आप उल्लू का चित्र लगा दीजिए। तो ये हो गया पश्चिम दिशा। दक्षिण पूर्व में आप ध्यान से सुनिए, आप कहाँ लाइट लगाते हैं, कैंडल लगाते हैं, रंगोली लगाते हैं, ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब है कि दक्षिण पूर्व में लाल रंगोली, लाल दिए और लाल कैंडल्स ज़रूर जलानी चाहिए। सब लाल लाल, लाल दिया, लाल रंगोली और लाल कैंडल। पश्चिम में महालक्ष्मी की तस्वीर जो मैं आपसे शेयर करूंगा बहुत जल्दी। कुबेर, आज किसी ने मुझसे पूछा कि कुबेर जी को मंदिर में रखना है, कहाँ रखना है। कुबेर जी मंदिर में नहीं रहते। पहली बात, कुबेर जी उत्तर में रहेंगे, कुबेर जी की पूजा नहीं होगी, वो देवता नहीं, यक्ष है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुबेर की पूजा नहीं होती। कुबेर उत्तर में रहेंगे। 16 दिशाओं में से घर का मध्य नाप लीजिए, जहाँ पे उत्तर आएगा वहाँ पर आप कुबेर की, जो कल मैंने बताया था कि पीतल की हल्की नीले कलर की, जिसमें हल्का सा नीला हो, इस तरह की प्रतिमा होगी कुबेर जी की। तो मंदिर में नहीं रखना है, इतना काम आपको करना है। दूसरा, बाकी चीज़ें मैंने पिछले एपिसोड में, वीडियो में बता दिया है। बाकी और कोई चीज़ होगा तो मैं इसको शेयर कर लूँगा स्टेटस पे अपने। और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं से मैं अयोध्या से सुशील कुमार। नमस्कार, मैं ज्योतिषी सुशील कुमार सिंह, ज्योतिष सदन अयोध्या से। दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी, खासकर यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में दक्षिण मुखी को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, और प्रॉपर्टी डीलर्स के तो दक्षिण मुखी मकान बिकते ही नहीं। उत्तर मुखी के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये उसी तरह है जैसे काल सर्प योग है, मांगलिक दोष है,
शनि की साढ़े साथी इनको एग्जैगरेट करके, इनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। इसी तरह दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी का मामला है। दक्षिण में दक्षिण की चीजें रखिए, जैसे आपको शौचालय बनवाना है तो साउथ ईस्ट में वो सबसे अच्छा रहा है हमेशा। मतलब दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट और साउथ के बीच का है वो विसर्जन का क्षेत्र है। वहां पर शौचालय हो, टॉयलेट हो या जितना कूड़ा करकट हो वहां पे रख दीजिए। स्थिति यह है कि वहां पर अगर आप किसी की फोटो रख दें तो गायब होने वाला आदमी की फोटो वहीं पे होगी, ये भी पक्का है। तो वहां पे आप ऐसी चीजें रखिए। नशा छुड़ाने का हमने बताया था कि शराब वगैरह छुड़ाने का वहां पे। उत्तर में आप जल का रखिए, जैसे होता है सब कुछ वही, वास्तु को बस उल्टा कर दीजिए। जो दक्षिण में होता है दक्षिण में रखिए, उत्तर में होना उत्तर में रखिए, पूरब का पूरब में, पश्चिम का पश्चिम में। जैसे आपका किचन हो गया तो किचन की जगह हो गई आपकी, दो जगहें होती हैं, दक्षिण पूर्व या दक्षिण दक्षिण पूर्व। सिर्फ दक्षिण पूर्व ही नहीं होता, दक्षिण दक्षिण पूर्व भी किचन का होता है। तो इस तरह आप सेट करिए। कहीं भी नहीं लिखा है कि दक्षिण मुखी मकान खराब होते हैं। तो इस धारणा से आज से मुक्ति पाइए। मैं आपको ये शोध सहित बता सकता हूं कि ये जगह दक्षिण मुखी मकान है, यहाँ लोग कितनी प्रगति किए हैं या कर रहे हैं। और ये उत्तर है, अगर वहां पे वास्तु के अनुकूल काम नहीं हुआ तो वहां पर गड़बड़ है। उत्तर में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो चारों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब एक है, बशर्ते जो उत्तर की चीजें हैं उत्तर में रहें, दक्षिण की ओर दक्षिण में रहें। अगले वीडियो के साथ फिर मैं लाइव होऊंगा और तब तक के लिए नमस्कार। मैं सुशील कुमार सिंह, ज्योतिष सदन अयोध्या से। आज मैं आपको पति पत्नी के बीच के संबंधों के विषय में कुछ वास्तु टिप्स देना चाहता हूँ। क्या है कि ऐसी स्थितियां आ रही हैं कि कुंडलियां भी आजकल साथ नहीं देती। तो जो भी शादियां हो रही हैं उसमें मोर देन 50% वो शादियां टूट के कगार पर या सेपरेशन, या खासकर दिल्ली, नोएडा और बेंगलोर इन जगहों पर और आईटी सेक्टर में ये एक इस तरह का देखा गया है। मैंने अपना खुद ही देखा है कि इन जगहों पर या इन सेक्टर्स में, खासकर जो एक्सट्रीम जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर शादियां नहीं चल रही हैं। सेकंड मैरिज एक आम बात हो गई है। तो इसका वास्तु में क्या उपाय है? ज्योतिष में तो किसी की कुंडली देख के बताया जा सकता है कि ये होगा, लेकिन उपाय क्या है? तो मैं एक जनरल उपाय देना चाहता हूं ताकि सब लोग उसका लाभ ले सकें। विद्या को एक लेवल तक छुपाना नहीं चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उस उपाय को, जिन घरों में ये समस्या है, आप इस उपाय को करिए और आपको जरूर फायदा मिलेगा। कोई दिशा भी इसमें 16 दिशाओं में कोई कठिन दिशा नहीं है, जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, इस तरह का नहीं है। सिंपल दिशा है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम संबंधों का क्षेत्र है, चाहे वो घर के अंदर भाई बहन सारे लोगों का, फैमिली का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो। दक्षिण पश्चिम संबंध और स्किल, इन सब का क्षेत्र है। और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में किसी भी तरह से हरा रंग ना हो। नंबर 1, हरा रंग हटा दीजिए। वहां पे गोल्डन रंग करिए। किसी तरह का पेड़ पौधा ना हो, गमला ना हो, सब हटा दीजिए। ये चीज हो गई। और वहां पर एक फैमिली फोटोग्राफ काले फ्रेम में आप लगा दीजिए। पति पत्नी का अगर विवाद हो तो पति पत्नी अपनी एक मुस्कुराती हुई तस्वीर काले फ्रेम में लगा दें। इसके साथ ही वहां पर अमेज़न वगैरह पर आप सर्च करेंगे तो लव बर्ड्स करके, जो नीले लकड़ी का ऊपर व्हाइट ये आता है, वहां पे लव बर्ड्स लगा दीजिए और वो दिशा से कूड़ा करकट थोड़ा हटा दीजिए। ये सारी चीजें कर दीजिए तो निश्चित तौर पे 45 दिन के अंदर पति पत्नी का संबंध सुधर जाएगा।